बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुतज़ाद खबरें हैं। वो एक ख़ास अदा से नाक चढ़ाकर बोली, तकरीबकारी या हादसा इन्हीं में से कोई इम्कान है। इसमें सबसे अलमनाक हादसा एक फौजी हेलीकॉप्टर को पेश आया जो एक इंतहाई खुफिया और अहम महम सरअंजाम देने से पहले फायर कैंप से चले हुए एक गोले का निशाना बन गया। रबीका ने अपनी तन्हाई और महरूमी से छुटकारा पाने के लिए मुझे एक ठिकाना तो फराहम कर दिया था, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी मखदूश सूरत हाल थी। रबीका ने मुझे यकीन दिलाया था कि डार्लिंगटन इसे पेशगी इतला दिए बगैर घर वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। शकी मजाज शौहरों में बीवियों को धोखे में रखकर अचानक कहीं भी पहुंच जाने का आर्जा सदियों से लाहक चला आ रहा था। फिर इन दोनों के मामले में उम्र की खलीज भी अहम थी, जिसकी वजह से बाहमी एतमाद में दरारें मौजूद थी। इनमें सबसे बढ़कर खतरनाक बात यह थी कि इन्होंने मियाँ बीवी की हैसियत से बहुत ज्यादा वक्त इकट्ठे रहकर नहीं गुजारा था, इसलिए वो एक दूसरे के मिजाज और नफ्सियात को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। अगर दूर बैठे बैठे डार्लिंगटन के जहन में कोई शुबा सार उबारता तो वो मुझे बेपनाह पैसे के जोर पर कम से कम वक्त में घर की चौखट पर पहुंचकर रबीका को मुतहैयर करने की कोशिश कर सकता था। ऐसे मौका पर इस फ्लैट में मेरी मौजूदगी की वजह से इनकी खानगी जिंदगी का जो भी अंजाम होता, इससे कहीं ज्यादा नाखुशगवार सूरत हाल मेरे साथ पेश आ सकती थी, जिसका पेशगी इंसदाद बहुत जरूरी था। ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारे वालिदैन इससे मिले हुए हों। इनके सामने तुम अपने घर में मेरे क़ियाम का क्या जवाब पेश करोगी? इसे बजिद पाकर मैंने हर पहलू पर खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। शोफर बाहर गैराज में रहता है और सुबह आकर शाम को वापस चला जाता है। इसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ रहते हो। और बूढ़ी खादमा शादी से 7 साल पहले से मेरे साथ रहती है। दर हकीकत वो वाहिद हस्ती है जो मेरे मसाइल को समझती है और मुझसे पूरी हमदर्दी रखती है, इसने कहा। और अगर डार्लिंगटन अचानक आ गया, मैं कह चुकी हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इसकी जिबिल्लत को कुछ समझ गई हूँ। वो खुलकर कभी भी मेरे सामने शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन दानिस्ता यूं डील देता रहेगा कि मैं इसकी लाइल्मी में अपनी मानमानी करती रहूं। मैंने भी हफ्तों की सोच विचार के बाद बहुत सोच समझकर इसकी दहलीज से कदम बाहर निकाला है, लेकिन मैं यहाँ बेआराम हूँ। मुझे ज़हनी सुकून न मिल सकेगा। मैंने शिकस्त खुर्जा लहजे में कहा। मुझे हैरत थी कि इस जैसी मुदल्लल गुफ्तगू करने वाली डार्लिंगटन को कायल क्यों न कर सकी। ये और बात है कि वो बोली, लेकिन तुम्हारे शनाख्ती कागजात भी तो शायद इसी मकान के मलबे में जल गए होंगे। इसने खुद ही मुझे जवाब फराहम कर दिया था, इसलिए मैं इस बात में सारा लाकर रह गया। फिर तो तुम्हें ताहुक्म सानी इसी फ्लैट में महदूद रहना होगा। इसने मुझे चौंका दिया। मुकामी इंतजामिया ने शहर में दहशत गर्दों का सुराग लगाने के लिए बावर्दी पुलिस वालों को मुश्तबा लोगों की गिरफ्तारी के लिए लामहदूद इख्तियारात दे दिए हैं। कोई भी बालग शहरी किसी भी सतह पर जारी किया हुआ सरकारी या अपने आजर का शनाख्तनामा साथ लिए बगैर बाहर नहीं निकल सकता। गैर मुल्कियों को हर वक्त पासपोर्ट साथ रखना होगा। आज के अखबार में तफसीली खबर के साथ ही इंतजामिया की तरफ से इस मतन का इश्तिहार भी छाया हुआ है। होटलों और दूसरी अकामत गाहों के मालकान से अपील की गई है कि मुश्तबा या लोगों से दूर रहने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों के बारे में करीब तरीन मजिस्ट्रेट को आगाह करें, ताकि शहर को मजीद बड़े हादसा से बचाया जा सके। इन हालात में तो मैं यहाँ से हिल भी ना सकूंगा, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। फिर तो यही हो सकता है कि तुम मुझे अपने घर में मुलाजिम रख लो। इस हैसियत पर तुम्हारे शोहर को कोई एतराज ना होगा। वो मेरी सूरत देखते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम लाख अपना हुलिया बदल लो, लेकिन सूरत से कभी भी घरेलू मुलाजिम नजर नहीं आ सकते। तुम्हारी आंख मिलाकर बात करने की एक आदत ही सारा पोल खोल देगी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सरकारी चक्रों में बहुत वक्त लगेगा। मैं किसी तरह तुम्हारे लिए कागजात का बंदोबस्त करा दूंगी कि तुम शहर में आजादी के साथ जहाँ चाहो जा सको। वो खबर सुनकर मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, वरना मैं सोच रहा था कि नाश्ते से फारिग होने के बाद रबीका के ड्राइवर के साथ साहिली इलाके में मैक्स के शराब खाने जाऊंगा, ताकि वहां से वीरा के बारे में मालूम कर सकूं, या फिर अपने बारे में इसके लिए पैगाम छोड़ दूं, ताकि जो ही वो मैक्स से रजू करे इसे मेरा पैगाम मिल जाए। घर में डार्लिंगटन के बहुत से कागजात मौजूद होंगे। फिलहाल तो इन्हीं में से किसी पर तस्वीर बदल
बदल कर काम चल जाएगा। मैंने तजवीज पेश की जो इसने सख्ती से मुस्तरद कर दी। वो शहर में खासा मारूफ है और तुम्हें ये सुनकर शायद हैरत हो कि इसके मिलने वालों में ज्यादा तादाद पुलिस वालों की है। हो सकता है कि वो अपने कारोबार में किसी हेरफेर के लिए इन्हें रिश्वत देता हो। तुम कब तक कागजात का बंदोबस्त कर सकती हो? मेरे इख्तियार से बाहर की बात है, मुझे किसी से कहना होगा। देखो वो कितना वक्त लेता है। नाश्ते के दौरान ही ड्राइवर अंग्रेजी अखबार ले आया जो मुलाजमा ने मेज पर पहुंचा दिया और रबीका अपनी काफी खत्म करके मुझे अखबार के मुताले में मसरूफ छोड़कर अंदर चली गई ताकि फोन पर मेरे कागजात के बारे में किसी से बात कर सके। अखबार फायर कैंप की खबरों से भरा हुआ था। इस वाकया में मरने वालों की मुसद्दका तादाद 187 थी, जबकि शहर से मुतअद्दिद अफराद लापता थे और बहुत सी जगहों पर मिलबे में तलाश का काम जारी था। अस्पताल जख्मियों से भरे गए थे जिनके लिए मुल्कों के मुख्तलिफ हिस्सों से तिब्बी इमदाद मार्शल्स पहुंचनी शुरू हो गई थी। एक स्याह हाशिए में काम की नोयत पर रोशनी डाले बगैर ये खबर दी गई थी कि एक अहम मिशन पर जाने वाला फौजी हेलीकॉप्टर नीची प्रवास के दौरान एक आबादी पर मोहलक रॉकेट लगने के नतीजे में तबाह हो गया। इस हादसे में 5 कमांडो हलाक और 3 बुरी तरह जख्मी हुए। तीनों कमांडो कम बुलंदी से पैराशूट जंप लगाने की वजह से अपनी हड्डियां तड़वा बैठे थे, जबकि वही हमाकत करने वाले 3 फौजी जमीन से टकराते ही चल बसे थे। बाकिया दोनों हेलीकॉप्टर को रॉकेट की जद से बचाने की कोशिश करते हुए इसके ढांचे में ही फंस कर जल मरे थे। शनाख्त नामों के बारे में रबीका की दी हुई इतला लफ्ज बे लफ्ज दुरुस्त थी। सरकारी तौर पर दी जाने वाली इतलात के अलावा अखबार के बकाए नगार ने राय जाहिर की थी कि कमांडोज की फजाई महम गालबन फायर कैंप के शान है कि मुजरमों के खिलाफ थी। अगर इसका कोई और सबब होता तो मुकामी कमांडर इन खतरनाक हालात में हेलीकॉप्टर को शहर पर नीची प्रवास करने की इजाजत देने की बजाय इस महम को किसी और वक्त के लिए मुलतवी कर देते। पूरे अखबार में कहीं भी शी या इसकी आलमगीर मुजरमाना सरगर्मियों के बारे में एक लफ्ज भी शाया नहीं हुआ था। पिछले सफ़े पर आखिरी लम्हात में मौसूल होने वाली खबरों में मुख्तसरन लिखा गया था कि एक इलाकाई फौजी कमान ने साइंसदानों के मशवरे से एक मखसूस कीमियाई महलूल से भरे हुए 800 कमजोर ड्रम महफूज बुलंदी से फायर कैंप में फेंकने का फैसला कर लिया था ताकि ड्रम नीचे गिरते ही फटकर वहां लगी हुई आग को सर्द कर सकें। इस कार्रवाई की बुनियाद इस मफरूजे पर रखी गई थी कि फैसला किए जाने तक धमाकों की शिद्दत और आग की हिद्दत के बायस फायर कैंप की हदूद में मुतय्यन अमले का कोई फर्द जिंदा नहीं रहा होगा जिसे कीमियाई ड्रम फेंके जाने से नुकसान पहुंचे। जिंदा बचने वाले इस वक्त तक वहां से दूर निकल आए होंगे। फौजी तर्जमान के मुताबिक मार्शल्स के शहरियों को मजीद 10 गुना जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए वो फैसला नागजीर हो गया था। आखिरी सतर पढ़कर मैं लरज उठा। इसका मतलब था कि फायर कैंप में असलहा और बारूद गोला का इतना बड़ा जखीरा मौजूद था जो बेकाबू होने की सूरत में पूरे शहर को राख का ढेर बना सकता था। वो इंसान के लिए एक शर्मनाक अलमिया था कि शराफत, अखुवत और मोहब्बत का दर्स देने वाले अपने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मफादात की तकमील के लिए हनस्ती बस्ती आबादियों के दरमियान बारूदी आतिश फशां तामीर करने पर मजबूर हो गए थे जो जरा सी लग्जश की बिना पर भयानक आग उगलने पर कादर थे। वो खबरें पढ़ते हुए मेरे वजूद पर कई बार मुलामत की लहर सवार हुई, लेकिन मुझे हर बार वीरा के अल्फाज याद आ गए कि फायर कैंप का जखीरा वहां तबाह न होता तो अपनी मंजिलों पर पहुंचकर हजारों गुना ज्यादा तबाही का बायस बनता। इस हादसे से ये असर जरूर पड़ा था कि पूरे फ्रांस की रायआमा आबादियों के करीब वाक़या असलहा के मराकज के खिलाफ चीख उठी थी और ये मुतालबा कर दिया गया था कि असलहा बरामद करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को मार्शल्स की आबादी के मुजाफात में फायर कैंप कायम करने की इजाजत देने वालों को बेनकाब करके इनका सख्त मुहासबा किया जाए। मैं फ्रांस में अजनबी था लेकिन जानता था कि वो जज्बाती मुतालबे वक्त के साथ सर्द हो जाने वाले थे। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। शहर हश्त पा बलाओं की तरह हर सिमत तेजी से फैल रहे थे और जो असलहा खाने 25 वर्ष पहले आबादियों से मीलों बाहर थे अब आबादियों के वस्त में आ गए थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ गोला बारूद की रेंज भी हैरतनाक तौर पर बढ़ती जा रही थी। राइफलों से ज्यादा हल्के लांचरों के जरिए फेंके जाने वाले मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर तबाही मचा सकते थे। ऐसे असलहे के जखायर अगर दूर भी हटा दिए जाएं तो इनकी हादसाती तबाही से इंसानी आबादियों को महफूज रखना नामुमकिन
मुमकिनात में से होगा। जब तक कौमों और इंसानों में जंग का जुनून बाकी है, आए दिन फायर कैंपों में हादसात और तखरीबकारियां होती रहेंगी और इनके मलबे पर नए ज़खायर तामीर होते रहेंगे। वक्ती नारे और जज्बाती तकरीरें ऐसे हालात को टालने में कभी भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगी। सुल्तान शाह, वीरा और फायर कैंप मेरे वो तीनों मसाइल इतने संगीन थे कि तन्हा रहकर इन्हें बुलाना नामुमकिनात में से था। इसलिए मैं नाश्ते की मेज से उठकर रबीका की तलाश में चल दिया। वो ड्राइंग रूम में एक काउच पर मेरी तरफ एक करवट के बल दराज थी और हंस हंस कर निहायत दावत अमेज अंदाज में फोन पर किसी से बात कर रही थी। गुफ्तगू फ्रेंच में हो रही थी जो मेरे पल्ले न पड़ सकी, लेकिन रबीका से महज आधी रात की शनासाई के बावजूद मुझे इस शख्स से हसद होने लगा जिससे वो इतने दिल आवेज अंदाज में बात कर रही थी। मैं दबीज कालीन पर बेआवाज कदमों से बढ़ता रहा और वो आखिरी लम्हे तक मेरी आमद से आगाह न हो सकी। इसके जिस्म और पिंडलियों की हरकतों सकनात से जाहिर हो रहा था कि होने वाली गुफ्तगू रबीका के लिए बहुत लज्जत अंगेज थी। हसद की आंच जब बढ़ने लगी तो मेरे दिल में गुमान पैदा हुआ कि वो भी था सिर्फ रबीका की आवाज सुन रहा था, जबकि मुजस्सम मेरे तसर्रुफ में थी। और ये गुमान लम्हे भर में इतना कौवी हो गया कि मैंने रबीका पर अपने हक के लाशौरी इजहार में इज़तरारी तौर पर अपने बदन का बोझ इस पर डाल दिया। वो चौंक कर खौफजदा अंदाज में पलटी, लेकिन इसके मुंह से कोई गैर मामूली आवाज न निकली। मुझे देखते ही इसकी हैरत से फटी हुई निगाहें मामूल पर आ गईं और वो मुझे जल्दी से होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ से कही गई किसी बात का जवाब देने लगी। मैं बेपरवाही से इसे आगे धकेल कर वहीं इसके साथ बैठ गया। कई मिनट बाद वो गुफ्तगू खत्म हुई तो रबीका उछल कर बैठ गई। तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया था, इतनी मोहब्बत के साथ किस से पींगे लड़ा रही थी माई डार्लिंग। बस जल गए, वो मेरे तंजिया लहजे पर कह लगाते हुए बोली। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मुझसे पूछ भी लिया, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम मेरे शौहर होते तो फोन पर इस बेतकल्लफी के इल्जाम में अभी खड़े खड़े तलाक दे देते। मैं लाजवाब होकर रह गया और वो चौंक कर बोली, तुम ना फ्रेंच जानते हो और ना तुम्हें ये मालूम है कि मैं किसी मर्द से बात कर रही थी या किसी औरत से, फिर आखिर तुम में इतना हसद कैसे पैदा हो गया? फोन पर गुफ्तगू करते हुए तुम अपने अज़ा से जो शायरी कर रही थी, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि दूसरी तरफ कोई मर्द था और मौजू मोहब्बत। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसे जज्बों को जुबान की जरूरत नहीं होती, वो अपने इजहार पर खुद कादर होते हैं। हिम्मत है तो जुटला दो मेरी बात। तुम्हारे कागजात की बात करते ही डार्लिंगटन का फोन आ गया था। वो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली। बात तवील होने लगी तो मैं यूं ही काउच पर दराज हो गई, तो बस यूं ही साकत और सामत लेटी हुई थी। फिर तुमने ऐसे ठीक ठीक अंदाजे कैसे लगा लिए? तुम्हें तो चिढ़ थी अपने शौहर के नाम से, लेकिन इस वक्त तुम इसके एक एक लफ्ज पर फिदा हुई जा रही थी। सच पूछो तो आज मैंने पहली बार इससे मोहब्बत से बात की है। मेरे इस रवैये पर वो भी फूला न समा रहा था। इसने भी इजहार मोहब्बत में कोई कंजूसी नहीं की। हमारी मुख्तसर सी अज़दवाजी जिंदगी में ये मुसर्रत के पहले लम्हात थे, वरना खलवत में भी वो चुपचाप न जाने क्यों सोचता रहता था। वो पूरी संजीदगी के साथ मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी और इसकी कोई माकूल वजह भी होगी। जाहिर है वो हंसते हुए बोली, जब तक मैं इसकी दी हुई आज़ादी के मकसद से लाइलम रही, इससे चिढ़ती रही, लेकिन आज मैं इस आज़ादी का इस्तेमाल सीख चुकी हूँ। इसलिए इस बुढ़े तोते पर प्यार आ रहा था। वो हर कीमत पर मुझे खुश देखना चाहता है। इसे इससे कोई गर्ज नहीं कि मैं अपनी खुशियाँ कहाँ से और कैसे हासिल करती हूँ, लेकिन वो इन्हें अपने खाते में जमा करने का ख्वाहिशमंद है। शायद वो लोगों से ये सुनने का आरजूमंद है कि डार्लिंगटन ने अपनी बेटी की उम्र की बीवी को नौजवानों से ज्यादा खुश रखा हुआ है। मेरा लहजा इस बार भी गैर इरादी तौर पर तलख हो गया। मुरासम खुशगवार हो गए हैं, तो अब वो कब तुम्हारे पास हिजर का हिसाब चुकाने वापस आ रहा है? यही बताने के लिए तो इसने लंदन से फोन किया था। वो कम अज कम इस वीक एंड तक वापस ना आ सकेगा। अब तुम बेफिक्री के साथ यहाँ रह सकते हो। मैंने दिल ही दिल में रबीका से हार मान ली। मैं इसके शौहर को जवान बीवी का शकी और बूढ़ा शौहर समझ रहा था, जबकि मेरी राय कतई गलत थी। रबीका ने अपने बुढ़े तोते को सही समझा था। ऐसा ना होता तो रबीका के लहजे में खुशगवार तब्दीली महसूस करते ही इसे भड़क कर अपने सारे प्रोग्राम तर्क कर देना चाहिए थे, ताकि जल्द अज जल्द रबीका की खुशियों का सबब
दरियाफ्त कर सके, लेकिन बकौल रबीका के वो मुसलसल इसे डील दे रहा था। और कागजात का क्या रहा? मैंने नीम दिली के साथ सवाल किया, कल तक तुम्हारा ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा, आज किसी वक्त एक तस्वीर पहुंचाना होगी। वैसे तुम्हारी असल कौमियत क्या है? पैदाइशी ब्रिटिश हूँ, मैंने फिलबदी जवाब दिया। रंगो रूप मान भी लिया जाए तो तुम्हारे खदोखाल ब्रिटिश हरगज नहीं। वो इश्तबा अमेज लहजे में बोली, मेरे वालिदैन एशियाई थे और मेरी वलादत से पहले ग्लासगो में आबाद हो गए थे। मेरा असल पासपोर्ट भी बरतानवी ही था, मिल गया तो दिखा दूंगा। आखिरी फिक्रा मैंने बड़े खुलूस से अदा किया था। तस्वीर के लिए मेरा घर से बाहर जाना मखदूश हो सकता था, इसलिए ये तय हुआ कि रबीका अपने कैमरे से ही घर ही में मेरी तस्वीर के साथ कुछ और तस्वीर उतार कर रोल मुकम्मल करेगी और बाजार से प्रिंट बनवा लेगी। ये बात तय हो जाने के बाद रबीका ने रकम के साथ एक रुका लेकर खादमा के हाथ ड्राइवर को भिजवा दिया। अब मेरा भी एक काम है। मैंने सोफे पर दराज होकर सिगरेट सुलगाते हुए पुरसकून लहजे में कहा, मुझे आज हर कीमत पर बंदरगाह के इलाके में एक शराब खाने में पहुंचना था। वहां जाना तो मुश्किल है, सोच रहा हूं कि फोन ही कर लूं। इस सिलसिले में तुम्हारी मदद दरकार है। फोन रखा हुआ है, जहां चाहो कर लो। अगर ग्लासगो में तुम्हारी एशियाई वालिदैन हयात हैं तो जरा इनसे भी मेरी बात करा दो। वो मेरी आंखों में देखते हुए शोख लहजे में बोली, हद हो गई। मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? काश वो जिंदा होते और मैं इनसे तुम्हारी बात करा सकता। शकी मिजाज डार्लिंगटन नहीं बल्कि तुम खुद हो। हम दोनों सादा लोग मियाँ बीवी हैं, हमें कुछ ना कहो। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोली, और हाँ, मेरी किस मदद की जरूरत है तुम्हें? अभी मुझे लंच के लिए भी कुछ तैयार करना है। तुम्हें शायद ताज़ा ग़िज़ा की जरूरत पड़ जाए, मैं तो रात वाली डिश पर भी ही गुजारा कर लूंगा। बहुत बेहुदा हो तुम, वो खिफत अमेज हंसी के साथ बोली। हर बात को घुमा लेते हो, काम नहीं बताया तुमने अभी तक। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ताज़ा बासी जो भी मिल जाएगा गुजारा कर लूंगा। मेरे लिए जहमत न करना। और जरा मुझे मैक्स के शराब खाने का नंबर निकाल दो। मैक्स का शराब खाना? इसने मुंह बनाकर हैरत से दोहराया, क्या यही नाम है इस शराब खाने का? ये तो मुझे मालूम नहीं। वो निचले दर्जे का शराब खाना है और इसके मालिक का नाम मैक्स है। इस तरह क़यामत तक भी फोन नंबर नहीं मिल सकता। हर शराब खाने के लिए लाइसेंस जारी होता है और जो नाम लाइसेंस पर दर्ज होगा इसी नाम पर फोन भी रजिस्टर्ड हुआ होगा। इसके बगैर तो पूरी डायरेक्टरी छान मारने पर भी मतलूबा नंबर मालूम ना हो सकेगा। सब कुछ हो सकता है, पहले डायरेक्टरी देख लो। हो सकता है कि मेरा बताया हुआ नाम ही मिल जाए, ना मिले तो फिर साहिली इलाके के किसी भी शराब खाने से फोन पर मालूम कर सकती हो। अव्वल तो मैं फ्रेंच से नाबलद हूँ और तुम खूब बोलती हो, और अगर फोन करते हुए तुमने अपने जहन में अपने बुढ़े तोते का तस्वर ताज़ा रखा तो तुम्हारी आवाज सुनकर कोई माई का लाल सर्द मोहरी का मुजाहरा न कर सकेगा। तुम कहे जाओ, जो कहना है। वो डायरेक्टरी उठाते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम्हें माफी है क्योंकि मुझे अपनी दरियाफ्त में तुम ही से मदद मिली है, लेकिन तुम डार्लिंगटन की जगह नहीं ले सकते। इसका आखिरी फिक्रा चिढ़ाने वाला था, वो खुद ही मुझे भड़काना चाह रही थी, लिहाजा मैंने इस फिक्रे को यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे सरे से सुना ही ना हो। वो मुझे खामोश पाकर डायरेक्टरी की वर्क गर्दानी में मसरूफ हो गई। टेलीफोन डायरेक्टरी में मैक्स से शुरू होने वाला कोई नाम सरे से मौजूद ही नहीं था, इसलिए रबीका के सामने मेरी दूसरी तजवीज पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। फिर इसने डायरेक्टरी के इश्तिहारी सफहात में शराब खानों की फहरिस्त से बंदरगाह के इलाके में वाक़या चंद शराब खानों के नंबर नोट किए और इन पर बारी बारी तबाह आजमाई का फैसला कर लिया। मगर इसकी पहली कोशिश ही बाराबर साबित हुई और इसे न सिर्फ मैक्स के शराब खाने का सही नाम बल्कि नंबर भी बता दिया गया। वो नंबर मेरे हवाले करके रबीका ने वहां से उठ जाना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैक्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अगर वो अंग्रेजी से अक्सर नाबलद होता तो मेरे लिए इसे समझाना दुश्वार हो जाता। ऐसे मरहले पर रबीका मेरे काम आ सकती थी। तीसरी घंटी के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कटखन्ने कुत्ते की तरह गुर्राते हुए रिसीवर उठाया था। गुड मॉर्निंग, मैं मिस्टर मैक्स से बात करना चाहता हूँ, मैंने अंग्रेजी में खलीकाना लहजे में कहा। मैं मिस्टर मैक्स ही हूँ। इस आवाज में दरिंदगी की हद तक दुरुस्तगी मौजूद थी। अंग्रेजी बहुत शिकस्ता थी, लेकिन गनीमत ये था कि वो अंग्रेजी बोल और समझ रहा था। मैंने हाथ के इशारे से रबीका का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वो चाहे तो किचन में जाने के लिए आजाद है। इसने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन
एक हाथ कमर पर रखे वहीं खड़ी रही। शायद वो मेरी इस फोन कॉल का मकसद जानना चाहती थी। मैं मिस लीना जेराल्ड से बात करना चाहता हूँ, मैंने आहिस्तगी से कहा। ओह, तुम कहाँ मरे हुए हो? वो शायद तुम्हारे ही बारे में कई बार पूछ चुकी है। मुरब्बियाना गुराहट उभरी। होल्ड करो, मैं इसे बुलवाता हूँ। इस वक्फे से फायदा उठाकर मैंने रबीका की तरफ देखा तो वो गमनाक नजरों से मुझे घूर रही थी। तुम सुकून से अपना काम करो, मैंने माउथ पीस पर हाथ रखकर इससे खुशामदाना अंदाज में कहा। लीना इसी शराब खाने में काम करने वाली एक घटिया लड़की है जो मेरी मकरूज है। आज इसे मेरी रकम लौटानी थी। मैं इसे फोन न करता तो इसे मेरा घर तबाह होने का बहाना मिल जाता और वो मेरी रकम पी जाती। ऐसी बाजारी औरत को फोन करने की बजाय तुम वो रकम मुझसे ले सकते थे। वो गुस्से से बोली, तुमने भी इसे कोई लंबी रकम तो उधार नहीं दी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मेरे बारे में गलत राय कायम कर सकती थी। मैं हरगिज ये पसंद नहीं करता कि तुम मुझे गुगलू समझने लग, मैंने कहा, और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इसी लम्हे लाइन पर वीरा की आवाज सुनकर मैंने माउथ पीस से हथेली हटा ली। तुम खैरियत से तो हो ना? वीरा तशवीश ज़दा लहजे में पूछ रही थी। वहां से निकलकर तुम ऐसे भागे कि हम दोनों चीखते ही रह गए और तुम भीड़ में कहीं गुम हो गए। वो उर्दू बोल रही थी। मैं खैरियत से हूँ और एक मेहरबान मुकामी औरत के फ्लैट में हूँ, मैंने उर्दू में ही कहा। अगर किसी लम्हे मेरे लबो लहजे में सख्ती आ जाए तो इससे नजरअंदाज कर देना। वो बहुत हासद और मलकियत पसंद औरत है। मालूम होता है वो तुम पर आशिक हो गई है। वीरा की आवाज में रकाबत की कसक नुमाया थी। फजूल बातें न करो और ये बताओ कि सुल्तान शाह कहाँ है? मैंने इसका तबसरा गोल करते हुए कहा। पता नहीं वो कहाँ होगा। इसकी आवाज बुझ सी गई। वो मेरे साथ ही था। करीब ही गिरने वाले एक बम का टुकड़ा लगने से इसका बाजू जख्मी हो गया। बाद में एक इमदादी जमात वाले इसके खून में तर कपड़े देखकर इसे जबरदस्ती एम्बुलेंस में डालकर ले गए। इसमें जख्मों को बुरी तरह भरा जा रहा था, इसलिए मैं कोशिश के बावजूद साथ नहीं जा सकी। पता नहीं वो किस अस्पताल में है। इसके लिए मैं 10 अस्पतालों में फोन कर चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तुम्हें मालूम है कि नए इंतजामी अहकामात के बाद शनाख्ती कागजात के बगैर मेरा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। इसलिए तुम ही को सुल्तान शाह का पता लगाकर देखभाल करनी है। और तुम्हारा क्याम कहाँ है? मैं अपनी कोशिशों में लगी हुई हूँ और मैक्स के शराब खाने की ऊपरी मंजिल पर एक तंग और सैलन ज़दा कमरे में ठहरी हुई हूँ। सुल्तान शाह के जख्मी होने के बाद रकम का थैला मैंने ले लिया था। इसी में से एक खतीर रकम जो देखकर वहशी मैक्स को राम किया है। वो बहुत लालची है और समझ रहा है कि मैं कहीं डाका डालकर रुपोश होने के लिए इसके पास पहुंची हूं, लेकिन अब मैं किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊंगी। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन मेरी राय है कि फिलहाल मैक्स के पास ही रहो तो हमें राब्ते और मशवरों में आसानी रहेगी। इंतजामिया की ताज़ा महम के नतीजे में होटलों वगैरह का माहौल इस वक्त मखदूश रहेगा। ठीक है, इसकी तंजिया आवाज सुनाई दी। तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करते रहो और मैं मैक्स की गंदी कोठड़ी में सड़ती रहूं। वैसे नंबर क्या है तुम्हारी चहेती के फोन का? तुम मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझते हुए भी बकवास किए जा रही हो। मामूली शक्लो सूरत की औरत है। अगर मैं हालात के चुंगल में फंसा हुआ ना होता तो शायद इसकी तरफ देखना भी गवारा ना करता। तुम यहाँ का फोन नंबर नोट कर लो, लेकिन ये सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही इस्तेमाल करना। रबीका की शक्लो सूरत के बारे में सफेद झूठ बोलते हुए मैंने इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ नंबर इसे दोहरा दिया। फिर भी तुम्हें मजबूरन इसकी दिलजोई करना पड़ रही होगी। जब तक तुम्हारे कागजात तैयार ना हो या इंतजामिया अपने अहकाम वापस ना ले, तुम्हें ये सजा तो बर्दाश्त करना ही होगी। इसका लहजा बदस्तूर तंजिया था, क्योंकि आखिरकार वो एक औरत ही थी। डॉन मर्सियानो ने अमली हद तक इसे नस्वानियत से आरी बना दिया था, लेकिन इसके जज्बों की तरबियत नहीं कर सका था। वीरा अपनी सारी आजाद रवि के बावजूद महज एक औरत साबित हो रही थी, जो निजी और जाती मामलात में अपनी किसी हम जिन्स की शराकत किसी कीमत पर गवारा नहीं करती। मुझे ना जाने वो क्यों अपने जाती खाने की चीज तस्वर करने लगी थी। हालांकि गुजाला के साथ मेरे गहरे कल्बी ताल्लुक से दुनिया में कोई औरत बाखबर थी तो वो सिर्फ वीरा ही थी। मेरे कागजात के लिए वो कोशिश कर रही है, शायद कल तक तैयार हो जाए। मैंने इसे मजीद बहस में उलझने के बजाय थकी हुई आवाज में कहा, ताकि इसे तुम्हारे साथ बाहर घूमने और तफरीह करने की आजादी मिल सके। वीरा ने इस मामले में भी रबीका की बद
राजनीति का जवाब तलाश कर लिया। जो चाहो फिलहाल समझती रहो, लेकिन मैं इतना बताए दे रहा हूँ कि कागजात मिलने के बाद मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरी रिहाइश का मुतबादल बंदोबस्त तुम ही को करना होगा। मैंने ज़िच होकर कहा, कोई बेवा है या गैर शादीशुदा? उसका तजस्सुस रह रह कर लफ्जों का रूप डाल रहा था। वो शादीशुदा और एक मुअज़्ज़ज़ लखपति की बीवी है। डार्लिंगटन की शहर में खासी साख बनी हुई है। मैंने कहा, डार्लिंगटन? नाम सुनते ही वीरा बुरी तरह चौंकी थी। ये वही 65 साला बुढ़ा तो नहीं जिसने 3 माह पहले एक 24 साला लड़की से शादी की है? मेरे दिल की धड़कनें यक लख्त सुस्त पड़ने लगी। यहाँ भी वीरा की शनासाई निकल आई थी और वो अच्छी तरह रबीका के बेमिसाल हुस्नो जमाल से वाकिफ रही होगी। मैंने नीम दिली से इकरार कर लिया, तफसील का मुझे इल्म नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम दुरुस्त कह रही हो और तुम इसकी बीवी को मामूली शक्लो सूरत वाली बता रहे थे। वीरा का लहजा अचानक तेज और मुलामत अमेज हो गया। शायद इसने ये नहीं बताया कि वो मुसलसल 2 सालों तक मुकाबला हुस्न में मिस मार्शल्स का खिताब हासिल कर चुकी है। तुम किस कदर झूठे और खुद परस्त हो डैनी। हुस्न सिर्फ सूरत का नहीं, सीरत का भी होता है। लाजवाब होने की बजाय मैं डटाई के साथ फलसफियाना हथकंडों पर उतर आया। मैंने उसकी सूरत पर नहीं, सीरत पर तनकीद की थी। वो हद से ज्यादा बेशर्म औरत है। मेरा ख्याल है कि मैक्स जैसा आदमी भी खलवत में इससे घबरा कर भाग निकलेगा। लेकिन मुबारक हो कि तुम डट गए हो। वो सूरत और सीरत को भूलकर नए नुक्ते में उलझ गई और मैंने जान आसानी से छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। वो कह रही थी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि दुनिया की हर औरत जिस मर्द को चाहे उम्र भर के लिए ना सही, चंद दिनों या चंद घंटों के लिए जरूर हासिल कर लेती है, जबकि हजारों मर्द दिन रात अपनी पसंद की औरतों का तवाफ करते हुए भी उन्हें छूने तक की हसरत पूरी नहीं कर सकते। यकीनन तुमने नहीं, बल्कि इस औरत ने तुम पर जाल डाला होगा, वरना तुम इतनी आसानी से इसके फ्लैट में नहीं पहुंच सकते थे। जो होना था वो हो गया। हकीकत ये है कि अब मैं इसके साथ हूँ और शायद मजीद 30-40 घंटे रहना पड़े। मगर तुम ये बताओ कि मार्शल्स के इस मालदार बूढ़े को कैसे जानती हो? अब तुम्हें असल बात का ध्यान आया है। रिसीवर पर इसकी गुरूर आमेज और कदरे हज़यानी हंसी की आवाज उभरी। तुम्हें इसकी हकीकत का इल्म हो जाए तो इस फ्लैट में मिस मार्शल्स की जुल्फों के साए में रहने की बजाय किसी अंधे कुएं में छलांग लगाने पर तैयार हो जाओगे। तफसील भी तो बको। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस करते हुए इज़तरारी लहजे में कहा। वो जनूबी फ्रांस का वाहिद आईमैन है। वीरा की फातिहाना सरगोशी सुनाई दी। छोटे फंदों से बचते बचाते बेखबरी में तुम खुद ही बड़े जाल में जा गिरे हो। नाम क्या है इस औरत का? रबीका, मेरे होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। हो सकता है कि रबीका इस खेल में अपने शौहर की शरीक हो और इसने तुम्हें देखकर पहचान कर गिरा हो। वो कहने लगी, ये फैसला तुम ही कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुमको मालूम है कि वो तुमसे कहां और किन हालात में टकराई थी। शी में कोई किसी की बीवी और शौहर नहीं होता। तंजीम के मुफाद पर हर चीज दाव पर लगा दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम जैसे खतरनाक दुश्मन को कैद करने के लिए मिस मार्शल्स तश्तरी में सजाकर तुम्हारी सेज पर डाल दी गई। खौफ से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वीरा ने हालात की जो मंजरकशी की वो बहुत भयानक थी। मुझे अचानक यूं महसूस होने लगा जैसे डार्लिंगटन लंदन में नहीं बल्कि इसी फ्लैट में कहीं मौजूद हो और 1000 आंखों से हर लम्हे मेरी निगरानी कर रहा हो। शायद वो मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था और मुझ पर आखिरी वार करने से पहले अपने जाल में अच्छी तरह थका लेना चाहता था, ताकि जब वो मेरे मुकाबल आए तो मेरे तवाना जिस्म के मुकाबल में इसकी बूढ़ी हड्डियों को ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त न करना पड़े। मुझे थकाने के लिए चारा इसने रबीका को बनाया था। गुजरे हुए वाकयात मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।